बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 से है। चैप्टर नंबर 10 जो कि एसिड बेसिस और साल्ट से रिलेटेड है। इसमें आज का हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। यानी जिस तरह हम दुनिया में हम लोग रहते हैं, हमारे दूसरे लोगों के साथ एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम कहते हैं दूसरों के साथ रिश्तेदारियाँ होती हैं, इसी तरह केमिकल्स की दुनिया में भी उनकी भी रिश्तेदारियाँ होती हैं, उनका भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। उसको हम साइंस की ज़बान में बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कोई एक केमिकल जो है या एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ मिलकर क्या नई चीज़ बनाता है। तो आइए हम देखते हैं जी। सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है बेसिस का, कि रिएक्शन विद एसिड, कि जब बेसिस जो हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये वाला जो रिएक्शन हम पढ़ने लगे हैं ये आप एसिड में भी पढ़ेंगे, वहाँ भी दिया गया है। वहाँ दिया गया रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस, यहाँ दिया गया रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड। बुक के एंड में एक आपको फिर एक आर्टिकल आएगा न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस तो भी यही होगी। यानी ये सवाल 3 अंदाज से पूछा जा सकता है, जवाब एक ही होगा कि राइट द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस, या यूँ पूछा जा सकता है राइट द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड, या एसिड विद बेस, या व्हाट डू यू नो अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन। तो होता क्या इसका, अगर आप इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ लें कि जब भी कोई बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, दो चीज़ें बनाएगा। नंबर 1 साल्ट, अदर इज़ द वाटर, यानी H2O। दुनिया जहान का आप कोई भी एसिड ले लें और दूसरा बेस ले लें, जब उनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे दो प्रोडक्ट्स बननी हैं। नंबर 1 साल्ट, नंबर 2 वाटर। आइए देखते हैं, ये आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। ये क्या है जी? बेस है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जिस तरह हमने कहा था ये बेस है, ये बेस। एसिड हमने लिया जी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा लिया जी? अब याद रखिएगा होता क्या है बेसिकली, इन तमाम जो हमारे एसिड और बेसिस के जो रिएक्शंस हैं उनमें जो मेटल होती है, जो मेटल है वो डिस्प्लेस करती है हाइड्रोजन को। अब यहाँ पर हमारे पास बेस के अंदर ये पोटाशियम मेटल जो है ये एसिड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, उसको उसकी जगह खुद ले लेगी। कैसे? ये देखें, ये पोटाशियम जो है यहाँ से मूव करेगा और यहाँ आ जाएगा। अब जब इसको हाइड्रोजन को हटा देगा तो ये क्या बन जाएगा? KSO4। ऐसे हुआ ना? देखिए आपने यहाँ से हाइड्रोजन को उठा लें, ये पोटेशियम आकर किसको रिप्लेस कर रहा है? इस हाइड्रोजन को। बिल्कुल जैसे आप 2 सीट पे बच्चे बैठे होते हैं, एक बच्चा आता है कहता है जी आप उठें, ये मेरी जगह है, आप मेरी जगह पे आके बैठ गए। वो उसको उठाता है, उसकी जगह खुद बैठ जाता है और वो बच्चा जाके किसी नेक्स्ट सीट पे चला जाता है। अब पोटाशियम आया, उसने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन था सिर्फ उसकी जगह ले ली, उसको साइड पे कर दिया। अब ये क्या बन गया जी? KSO4। बाकी क्या बच गया जी? हाइड्रोजन, और इसमें क्या बचा हुआ जी? OH। अब यहाँ किसी भी रिएक्शन में जहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच जाएगा वो हमेशा आपस में मिलकर वाटर बनाएंगे। ये एक अलहदा बात है, हो सकता है कहीं H ज़्यादा हो, कहीं ऑक्सीजन कम हो, वो हम बैलेंस करके उसको पूरा कर लेंगे। वक्ती तौर पर आपने ये देखना है जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ें बच जाएं वो आपस में कंबाइन होकर वाटर बना देंगे। तो ये दोनों, ये H और ये OH मिलके ये वाटर बना दिया। यही तो हम पढ़ रहे थे कि जब बेसिड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा। अब ये जो KSO4 हमने बनाया ये बेसिकली साल्ट है। अब बुक में यहाँ K2SO4 दिया गया। बच्चे ये बड़ा सवाल करते हैं कि सर जी वहाँ से तो K आया था, उसको K ही रहना चाहिए था, इसलिए मैंने पहले उसी फॉर्म में लिखा, बाद में K2SO4 करता। एक्चुअली हमने 9th में पढ़ा था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। आपको याद होगा कि हम जो पॉजिटिव रेडिकल जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिखते थे और जो नेगेटिव रेडिकल है वो राइट साइड पे लिखते थे, और टॉप राइट कॉर्नर पे उनकी वैलेंसीज लिखते थे। जब फार्मूला बनता था तो इसकी वैलेंसी जो है, सल्फेट की वैलेंसी इधर इसके कदमों में और इसकी वैलेंसी यहाँ आती है, तो ये बन जाता है जी K2SO4। जो यहाँ ये 1 आना था, 1 अंडरस्टूड है, हम लिखते नहीं हैं,
तो इसलिए यहाँ ये 2 आएगा, इसको हम पढ़ते हैं पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो समझ आई कि फार्मूला कैसे बन, वो जो टॉपिक था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, जब भी दो चीज़ें कंबाइन होंगी जो नया फार्मूला बनेगा वो उसी रूल्स के तहत बनेगा, हमारी अपनी मर्जी से नहीं बनेगा। जब हम एग्जाम में ये पेपर चेक करते हैं बच्चे यही गलती कर रहे होते हैं, उसमें बच्चों ने बेसिक प्रिंसिपल तो समझ रखा होता है कि जी मेटल जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, उसकी जगह खुद ले लेगी, वो KSO4 लिखा था, नहीं बनना KSO4 ही है, लेकिन फिर आपने नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं कि फार्मूले के मुताबिक ऐसे ही बनता है। अब अगला मरला होता है जी, और ये जनाब हमारा वाटर बन गया, जिस तरह हम कह रहे थे बिल्कुल जो ऊपर वाली हमारी इक्वेशन है उसी को फॉलो कर रहा है, ये बेस ये एसिड, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, साल्ट और वाटर, K2SO4 साल्ट और H2O। ज़रूरी नहीं है कि सोडियम क्लोराइड ही साल्ट है जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा भी केमिस्ट्री में बेशुमार साल्ट्स हैं। अब इसको बैलेंस करना है, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। बच्चे बाज़ का पेपर में ये भी भूल आते हैं, कहते हैं जी मैं रिएक्शन ठीक लिखा आया हूँ, जब मार्क्स आते हैं तो फिर नंबर कटे हुए होते हैं, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं की होती। अब जो कुछ बनना था वो बन गया, अब आपने ये रिएक्टेंट साइड है बेटे आपकी, ये प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड पर नंबर ऑफ एटम किसी एक एलिमेंट के और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी एक एलिमेंट को, वो बराबर होने चाहिए, वो सबको हम मिला लेंगे। कैसे देखें जी, अब यहाँ पर पोटाशियम को देख लें, यहाँ पोटाशियम 1 है, अब सब में गिन लेंगे पोटाशियम, पूरे रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ 1 पोटाशियम, इधर पोटाशियम कितने हैं 2, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि यहाँ K2 लगा दें, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया है, उसका कोएफिशिएंट बन गया, अब ये पोटाशियम इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। अब हाइड्रोजन गिन के देखें, हाइड्रोजन जो है इधर 2 हैं, अब ये इसकी वजह से कितने हो गए 2, टोटल कितने हो गए 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब 4 हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब आ जाएं जी ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन ये 4 ये 4 और 2 6, इधर आ जाए जी 4 ऑक्सीजन ये, वैसे ही 1 था, इस 2 की वजह से अब कितने हो गए 2, अब 6 इधर हो गए। तो दोनों तरफ पर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जो है पोटेशियम की तादाद बराबर होगी, ये बैलेंस होगी, इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अच्छा हम इसकी और एग्जांपल भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहेंगे जी आपने तो मखसूस वो लिख दिया, लेट्स सपोज मैं बेस ले लेता हूँ NaOH और एसिड ले लेता हूँ HCl, फिर भी यही प्रोडक्ट बनेगी, साल्ट और वाटर ही बनेगा। कैसे देखें, वेरी सिंपल, एक तो मैंने वो आपको तरीका बताया कि ये वाली जो सोडियम है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, इसकी जगह पर क्या बन जाएगा, ये उसकी जगह ले लेगी NaCl। अब ये वाला H यहाँ बचा है और ये वाला OH, H और OH मिलके क्या बना देंगे H2O। अगर यूँ समझ ना आए तो एक और तरीका भी है, यूँ समझ लें इसका OH बेस का और एसिड का H जो है आप इस तरह से उसको इनबॉक्स कर दें। अब इस चीज़ को यहाँ से उठा लें, H और OH मिलके क्या बनाएगा वाटर, वो साइड पे लिख दें, बाकी जो चीज़ें मिली हैं उनको जोड़ दें, इधर Na बचा पड़ा है, इधर Cl पड़ा है, तो NaCl, क्लियर। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड, उसको जो है हम किससे मिलाते हैं जी H2SO4 से मिला लें, एसिड भी चेंज कर लिया, बेस भी चेंज कर लिया। अब भी क्या होगा ये देखें, इसका ऑक्सीजन उसका हाइड्रोजन, इनको इनबॉक्स कर दें। अब दूसरे लफ्ज़ों में ये कॉपर ने इस हाइड्रोजन को की जगह ले लेनी है, तो हम क्या करते हैं, जब पहले इसका काम कर लें, ये हाइड्रोजन यानी H2 और O मिलके क्या बन गया वाटर, इसको यूँ साइड पे लिख दें, बाकी क्या बच गया Cu, इनका जोड़ लगा दें आपस में, तो ये क्या बन जाएगा जी CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, ये आपका केमिकल रिएक्शन होगा। अब ये है जी आपके रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस या बेसिस विद एसिड, तीनों में साल्ट बने और वाटर बने। अगली दोनों इक्वेशन जो है वो ऑटो बैलेंस्ड हैं, आपको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चेक ज़रूर करना है। देख लें इधर कॉपर 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर सल्फर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, इधर 4 और 1 5 है। इसका मतलब है कि केमिकल इक्वेशन जो है ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है बैलेंस्ड है, इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आइए जी अब नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन है बेसिस का, वो है विद अमोनियम साल्ट्स। दूसरा रिएक्शन क्या है जी, रिएक्शन
विद अमोनियम साल्ट्स, अमोनियम अमोनिया से निकला है, यानी जिसके अंदर NH3 या NH4 ग्रुप होगा वो हमारा अमोनियम साल्ट कहलाएगा। इसकी मिसालें क्या हैं, जैसे NH4Cl, ये इसको हम पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड, क्या पढ़ते हैं बेटे, और ये है जी NH4 ट्वाइस, इसको कैसे पढ़ना है, कल मैंने एक स्टूडेंट को ये रिएक्शन समझा रहा था, मैंने कहा इसको पढ़ो, वो कह रहा जी NH4 ब्रैकेट 2SO4, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना, इसको पढ़ने का तरीकाकार है, अगर NH4 ब्रैकेट डाल के यहाँ नीचे पावर 2 दी गई होगी तो बेटा उसको हम ट्वाइस पढ़ेंगे, और अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो उसको क्या पढ़ेंगे, थ्राइस, क्या पढ़ेंगे, तो हम यहाँ कहेंगे NH4 ट्वाइस SO4, यानी अच्छा पढ़ने का तरीका क्या है, ये ट्वाइस को आप डाई भी कह सकते हैं, डाई अमोनियम सल्फेट, क्या पढ़ेंगे, डाई का मतलब दो, अमोनियम यानी NH4, दो अमोनियम आ जाएंगे और एक सल्फेट, डाई अमोनियम सल्फेट, और आगे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी कोई अमोनियम का साल्ट किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 चीज़ें बनेंगी, नंबर 1 कोई साल्ट बनेगा, नंबर 2 अमोनिया गैस रिलीज होगी अमोनियम की वजह से, और नंबर 3 वाटर होगा, नंबर 3, तो ये 3 जो है प्रोडक्ट लाजमी बनने हैं, और इसमें जो है अमोनिया और वाटर कांस्टेंट है, ये तो पक्के बनने ही बनने हैं, साल्ट चेंज होता रहेगा वो जो उसके अंदर मेटल है उसके लिहाज से। आइए देखते हैं जी, वेरी सिंपल, यूँ समझ लें, उसी तरह आप ये इसका Cl अमोनियम क्लोराइड का और इसका सोडियम, ये देखें, ये यहाँ से उठा लें, क्या बन गया, ये NaCl, यहाँ लिख दें जी, ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ क्या बचा पड़ा है, NH4, क्या बचा पड़ा है, इसमें से एक H निकाल दें, बाकी कितने बच गए, 3, उसको यहाँ लिख दें NH3, ये बन गई आपकी अमोनिया गैस, इसका एरो साइन अगर अप लिखा होगा इसका मतलब है ये चीज़ गैस की फॉर्म में बनी है और वो ऊपर चली जाएगी, एवेपोरेट हो जाएगी। और बाकी क्या बच गया, आप देखें ज़रा, ये OH बचा हुआ है, और यहाँ से जब आपने NH4 में से NH3 लिखा था, एक हाइड्रोजन बच गया था, अब OH और एक H क्या बना देंगे, H2O यानी वाटर। देखिए बड़े सिस्टमेटिकली ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इसको आप केमिस्ट्री की तरह उसको रट्टा लगाने की कोशिश मत करें, अगर आप इन केमिकल रिएक्शन को रट्टा बेटा लगाएंगे कुछ अर्सा याद रहेंगे, भूल जाएंगे, लिखने वक्त दोबारा भूल जाएंगे, गलती कर लेंगे, आप इसको टेक्निकली समझिए कि हो क्या रहा है। ये देखिए वेरी सिंपल, अमोनियम क्लोराइड का Cl यानी नेगेटिव रेडिकल इसका, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव, ये मिलकर NaCl बना देंगे यानी साल्ट। इस NH4 से एक H निकाल लें, क्या बचा, ये NH3 मैंने लिख दिया। अब यहां से बचा हुआ H और ये वाला OH, मैंने बताया था कि जहां H और OH बचेंगे और आपस में मिलेंगे क्या बनेगा, वाटर, ये H2O बनेगा। क्लियर। अब देखिए इसको बैलेंस करने की जरूरत है, ऑटो बैलेंस है बिल्कुल, दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम्स सेम है, यहाँ इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले रिएक्शन पे चलते हैं जी, डाई अमोनियम सल्फेट को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये कोई अमोनियम का साल्ट है, अब क्या होगा जी, वही काम देखें, इसका सल्फेट लें और चाहे आप वहाँ पेपर में भी इस तरह इसको लेबल कर लिया करें, कोई इशू नहीं है, गलती से बचने के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसका सल्फेट, इसका ये कैल्शियम, ये मिलके क्या बन जाएगा जी, CaSO4, इसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट, क्या पढ़ते हैं जी। अब ये जो NH4 है इसमें से उसी तरह एक H निकाल लें, क्या बन गया, NH3, यहाँ लिख दें NH3। अब ये वाला OH और यहाँ से बचा हुआ एक H क्या बन जाएगा, वाटर यानी H2O, यहाँ लिख दें। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत है। देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब कैल्शियम 1 है, आई थिंक बाकी बैलेंस हो गए। नीचे हाइड्रोजन को चेक कर लें ज़रा, हाइड्रोजन यहाँ 4 2 जार 8, 8 और 2 10, और इधर कितने हैं, 3 2 जार 6 और ये 2 8 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 दा 4, 4 हाइड्रोजन और इधर 6 हाइड्रोजन 10, ये बैलेंस होगी इक्वेशन। यहाँ तक की बात समझ ना आई हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास तीसरा और आखिरी इसका जो है पोर्शन, कि जब बेसेस जो हैं प्रेसिपिटेट्स पैदा करते हैं, वो किस तरह, प्रेसिपिटेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेट्स जिसको हम केमिस्ट्री में शॉर्ट फॉर्म में PPT भी लिख लेते हैं। जब कोई दो चीज़ें आपस में मिलती हैं,
चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, और उसमें अगर कोई एक चीज़ इनसॉल्युबल प्रोड्यूस हो जाए, लिक्विड के अंदर कोई इनसॉल्युबल सॉलिड पैदा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। वो लिक्विड के अंदर सॉलिड फॉर्म में बन के नीचे बैठ जाता है, एक्चुअली वो इनसॉल्युबल होता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम घर में पानी के अंदर आप आटा मिक्स कर लें, आप उसको मिक्स करते रहें, वो हो जाएगा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सॉल्युबल सा हो जाएगा, जैसे रखेंगे वो नीचे बैठ जाता है। एक्चुअली आटा या मैदा बेसिकली क्या है, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन लिक्विड के अंदर वो हल तो आपने कर लिया बट वो इनसॉल्युबल है। अब वो जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, वो वाली जो इसकी शेप होती है उसको केमिस्ट्री की ज़बान में कहते हैं जी प्रेसिपिटेट्स। क्या कहते हैं जी? सादा लफ्ज़ों में अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट आर द प्रेसिपिटेट्स, तो आप कहेंगे सॉलिड इन द लिक्विड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स? सॉलिड इन द लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर सॉलिड हो और हल भी ना हो, इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे बैठ जाए या सस्पेंडेड हालत में हो, तो हम कहते हैं ये प्रेसिपिटेट्स बन गए। तो कहते हैं जी बेसिस जो हैं प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं और इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जी। कब? व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल। हैवी मेटल के साल्ट्स के साथ अगर हम बेसिस को मिलाएं, जैसा कि कौन कौन सी मेटल, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, लेड है, कैल्शियम है। हैवी मेटल्स वो होती हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, उनको हम हैवी मेटल्स कहते हैं। तो हैवी मेटल के जो सॉल्यूशंस हैं उनको जब किसी बेस के साथ मिलाया जाए तो वो प्रेसिपिटेट्स पैदा करते हैं, जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई हैं। अब यहाँ हैवी मेटल का जो साल्ट दिया गया, कॉपर सल्फेट दिया गया। कॉपर सल्फेट को जब हम किसी बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा ये देखते हैं, यानी उसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। इसी तरह जिंक क्लोराइड एंड सो ऑन। तो वेरी सिंपल, उसी तरह जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको लेबल करके बताया था कि जी आप ये कॉपर सल्फेट है, इसका सल्फेट ले लें और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम ले लें जी, क्या बना? NaSO4। क्या बन गया जी? NaSO4 सोडियम सल्फेट। अब सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, हमने पढ़ी थी यहाँ, ये देखें ना ज़रा, ये सोडियम है, ये सल्फेट, इसकी वैलेंसी -2 होती है, इसकी 1+। अब फार्मूला जब लिख रहे हैं इसकी वैलेंसी यहाँ नहीं है, इसकी वैलेंसी इधर आनी, तो Na ये 2 आ जाएगा, SO4 तो आएगा, ये 1 आना, 1 अंडरस्टूड होता है, हम लिखते नहीं। तो अब यहाँ असूलन देखने के एतबार से ऐसे लग रहा है कि NaSO4 आएगा, लेकिन जब हम फार्मूला सही फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा ये बनेगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। अच्छा जी, Na और SO4 तो मिलकर बन गया सोडियम सल्फेट, बाकी क्या बच गया है? ये Cu, ये OH, तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा जी? यानी CuOH। लेकिन जब भी हम OH को लिखते हैं या इनकी वैलेंसी से तो एक ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह, अकेला OH नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। अब कॉपर हाइड्रोक्साइड आ गया। अब हमने देखना OH की वैलेंसी होती है 1, इसका मतलब वो यहाँ आ जाएगी। चलो मैं यहाँ इसके ऊपर लिख के आपको दिखा देता हूँ। अब हमने इसका प्रॉपर फार्मूला, कॉपर की वैलेंसी होती है जी 2+, हाइड्रोक्साइड की होती है 1-। अब ये वैलेंसी यहाँ आएगी, ये वाली ऐसे लिखते हैं ना फार्मूला, तो ये क्या बन जाएगा? CuOH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस। अब ये वाला जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना है बेसिकली ये प्रेसिपिटेट्स हैं, ये इनसॉल्युबल होकर उस सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाएगा, और इसका जो है कलर जो है, जो कॉपर जो है अपना ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट्स देंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसके प्रेसिपिटेट्स किस तरह के होंगे? ब्लू PPT। ये आपसे MCQs में पूछ सकता है कि व्हाट आर द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट्स ऑफ द कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो आप डिफरेंट कलर दिए गए, आप किसको टिक करेंगे? ब्लू वाले। इसमें कोई बात समझ ना आई हो, अब इसको बैलेंस करना है। इधर सोडियम कितने हैं जी? 1, इधर सोडियम कितने हैं? आप इधर बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन मुश्किल लगती है ना, देख ले, इधर सोडियम 2 थे, इधर 1 था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर, बाकी सारे सेम है। इधर कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, इधर हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन जो है 4 और 2 6 हैं, इधर ये 4 और ये 2 6। नेक्स्ट है जी हमारे पास जिंक क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब वेरी सिंपल, उसी तरह आपने इसको यहाँ से कट करना बेटे, और इसको यहाँ से, क्या बन गया जी? NaCl, Na। लेकिन जो आप इसको देख रहे हैं यहाँ Cl2 है, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो NaCl2 होना चाहिए था, वहाँ से तो Cl2 आ रहा है, लो जी हम Cl2 लगा देते हैं।
अब एक्चुअली हमने जब फार्मूला लिखना होता है वैलेंसी के हिसाब से लिखना होता है। अब यहाँ से तो ज़ाहिरी तौर पर हमें ऐसे लगा, यहाँ से सोडियम टूटा, यहाँ से क्लोरीन टूटा, NaCl2 बन गया। अब बेटा सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, क्लोरीन की होती है 1-। हमने पढ़ा था 9th में कि जब वैलेंसी सेम हो जाए तो ऑफसेट हो जाती हैं, यानी कट जाती हैं, तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ, इसका फार्मूला बन जाएगा NaCl+। बाकी क्या बच गया हमारे पास, ZnOH, दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्या बनाएंगे जी, जिंक हाइड्रोक्साइड, Zn, ये इस तरह ब्रैकेट लगाएं और ये OH। अब जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड कितना होता है 1, तो क्या फार्मूला बन जाएगा ZnOH ट्वाइस, और ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। किस कलर के, वाइट PPT बन जाएंगे। इसी तरह हमारे पास फेरिक क्लोराइड, अगर FeCl2 होता हम इसको फेरस क्लोराइड पढ़ते। अब ये FeCl3 है, इसका मतलब फेरिक क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये वाला क्लोरीन, इसका सोडियम, यानी इसका सेकंड पोर्शन पूरे तमाम रिएक्शन में, उसका पहला पोर्शन क्या बन जाएगा जी। उसी तरह NaCl3 लिखूं या NaCl लिखूं, NaCl लिखूं, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि फार्मूला इस तरह बनता। बाकी क्या बच गया, आयरन, ये वाला Fe और इधर वाला OH। अच्छा, यहाँ आपके बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जी यहाँ क्या डालना है, 2 डालना है या 3 डालना है, इसका फैसला यहाँ से हो जाना है। अगर Fe के साथ इधर 3 था तो इसका मतलब ये फेरिक था, इसकी वैलेंसी 3 है, तो हम यहाँ, मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ इसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव है, इसकी 1 नेगेटिव। ये वैलेंसी यहाँ जाएगी, ये यहाँ आएगी, 1 लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है, ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, थ्राइस, ये आएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्या पढ़ेंगे, FeOH थ्राइस। इसके प्रेसिपिटेट्स का कलर होता है ब्राउन कलर के होते हैं। ये जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे किस कलर के होंगे, ब्राउन PPT होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेड नाइट्रेट, सिमिलरली उसी तरह ही इसका नाइट्रेट और इसका सोडियम, क्या बनेगा जी, NaNO3, नानो बन गई, शुक्र है दादो नहीं बनी। अच्छा जी, अब देखें बाकी क्या बचा, PB और OH, तो यहाँ लिख दें जी ये PB और ये ब्रैकेट में OH। अब इसकी वैलेंसी का फैसला करना है। PB की वैलेंसी होती है बेटा 2 पॉजिटिव, इसकी होती है 1 नेगेटिव। अब ये इधर 2 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 1 अंडरस्टूड है, तो लिहाजा हम यहाँ इसको ट्वाइस कर देंगे। ये ऊपर मैंने जो है रेड कलर से जो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है वैलेंसी, सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए, वरना इनकी ज़रूरत नहीं है। सच आप कहेंगे यार ये भी आप एग्ज़ाम में याद करके लिखनी पड़ेगी, कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताई। अच्छा जी, अब इसके इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें। यहाँ नाइट्रेट कितने हैं जी 2, और यहाँ नाइट्रेट कितना है जी 1, इधर जी सोडियम 1 है, उधर भी 1 है, इधर OH 2 है, इधर OH 1 है, तो क्या होगा जी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सोडियम 2 हो गए, इधर सोडियम 1 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस होगी। नेक्स्ट है जी कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका क्लोराइड, इसका सोडियम, क्या बना, मशहूर ज़माना साल्ट जो हम सालन में भी डालते हैं, NaCl। बाकी क्या बच गया, Ca और OH, ये CaOH, Ca की वैलेंसी 2 होती है, CH ट्वाइस हो जाएगा। ये भी वाइट कलर के जो है ना प्रेसिपिटेट्स होते हैं, इसके भी वाइट कलर के होते हैं, दोनों के लिख दें, वाइट PPT, ये वाइट PPT। लास्ट में आ गया जी आयरन सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वही काम होना है जी। अच्छा, इसको बैलेंस नहीं किया, इधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो आप जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, बाकी सारी बैलेंस होगी। और इसके अलावा अगर Na 2 हो गए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, अब बैलेंस। अब इसका सल्फेट और इसका सोडियम क्या बन जाएगा, NaSO4, लेकिन सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, बन जाएगा Na2SO4, और इधर आयरन और ये OH। अच्छा, यहाँ आप कहेंगे जी आपने थ्राइस लिखा था, यहाँ मैं अब ट्वाइस लिख रहा हूँ, इसकी क्या रीज़न है, बेटा ये फेरस है, ये फेरिक था, इसकी जो वैलेंसी थी पॉजिटिव 3 थी, वो यहाँ से पता चला हमें। अब यहाँ सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, इसका मतलब आयरन की क्या होगी, +2 होगी, इसलिए हमने इसको ट्वाइस लिखा। और ये वाले जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं ये डर्टी ग्रीन कलर के होते हैं, यानी गहरे जो है ना ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये था जी हमारा
प्रेसिपिटेशन के बारे में कोई बात समझ ना आई हो, प्लीज़ आस्क अ क्वेश्चन। इनकी तरफ कर लें जी बेटे, आप में से किसी बच्चे का आज के इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस से रिलेटेड कोई सवाल, कोई हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड, कोई प्रेसिपिटेट से रिलेटेड, प्लीज़ आस्क अ क्वेश्चन। यस मिस्टर फरहान खालिद, सेकंड और थर्ड। हाँ जी, इनका ये सवाल है, बल्कि सवाल नहीं है, ये इन्होंने हमें निशानदेही की है कि जनाब आपने सेकंड और थर्ड वाले रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, उसकी बैलेंसिंग सिखा दें। थैंक यू बेटा। इधर देखें क्लोरीन कितने हैं, 2, इधर क्लोरीन कितना है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब क्लोरीन को बनाते बनाते सोडियम रूठ गया है, इससे पहले सोडियम इधर भी 1 था, इधर भी 1 था, अब इधर सोडियम कितने हो गए, इधर कितना हो गया 1, आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये बैलेंस हो गए। आप गिन के देख लें, हर चीज़ बैलेंस होगी। तीसरे में इधर क्लोरीन कितने हैं, 3, इधर कितना है 1, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्लोरीन को बनाते बनाते सोडियम रूठ गया, क्योंकि सोडियम इधर 3 हो गए, इधर कितना है 1, आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इट्स ओके जी। ये भी तो है ना बैलेंस, ये भी रहती है बैलेंस वाली। उधर Na2 है तो इसको 2 से कर दें, बस ठीक। और जी कोई सवाल इस साइड से ले लें। एनी क्वेश्चन एल्स। फरहान खालिद का अच्छा सवाल था कि जनाब आपने उसको इक्वेशन, 2 इक्वेशन ऐसी हैं जो बैलेंसिंग में छोड़ दी हैं, हमें ये नसीहत कर रहे थे कि जी बैलेंस किया करें, और ख़ुद बैलेंस नहीं की। थैंक यू बेटा टू रिकॉल मी। हाँ जी, यस मिस्टर जैन। ये तकरीबन ना क्रिस्टलाइन तो नहीं होता, बाज़ औक़ात क्रिस्टल बन के नीचे बैठ जाती हैं, बाज़ औक़ात जो है वो फल्फी सा एक सॉलिड सा बन जाता है। आप देखें ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो मैदे की या आटे की डेली कॉमन लाइफ से, अब वो क्रिस्टल फॉर्म तो नहीं होती, उसके नीचे बस बैठ जाता है, होता सॉलिड फॉर्म में लेकिन इनसॉल्युबल होता है जी। और सवाल, अब फिर मेरी बारी है, मैं सवालात पूछूंगा। इट्स ओके।